बच्चों, आज हम आप लोगों को 10वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद पर कुछ कहने का विचार बनाया, लेकिन हम आपको 5 मिनट का समय लगता है। हम आपको शुरुआती गणित क्या है उसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है कि गणित विषय किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वह विषय जिसके अंतर्गत हम गणनाओं का अध्ययन करते हैं उसे गणित कहते हैं। अब आपके ही उत्तर में वह प्रश्न खोजेगा कि गणना किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग की प्रक्रिया को गणना कहते हैं। तो गणित कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे कि गणित की अनेक शाखाएं हैं, परंतु मुख्य रूप से गणित 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर अंकगणित, वह विषय जिसके अंतर्गत हम अंकों की गणना का अध्ययन करते हैं उसे अंकगणित कहते हैं। वे अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। दूसरा नंबर बीजगणित, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीजीय अंकों का अध्ययन करते हैं उसे बीजगणित कहते हैं। और तीसरा नंबर पर है ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं। वह विषय जिसके अंतर्गत हम रेखाओं की गणना का अध्ययन करते हैं उसे रेखागणित कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बीजगणित, क्योंकि उसी को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। और बीजगणित क्या है, बताया आपको कि वह विषय जिसके अंतर्गत हम बीजीय अंकों की गणनाओं का अध्ययन करते हैं उसे बीजगणित कहते हैं। तो वे बीजीय अंक क्या हैं? अब यह भी बात आती है, अंक तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, लेकिन बीजीय अंक क्या है, तो वह अक्षर के साथ गिनती, या यूं कहो गिनती के साथ अक्षर रहे, उसी को बीजीय अंक कहते हैं। तो पहले बीजीय अंक क्या हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं और कैसे हम अपना शुरुआत करते हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग की क्रिया किस रूप में करते हैं। तो बीजीय अंक के लिए, सपोज के लिए क्या है कि अक्षर के साथ गिनती रहे, तो गिनती लिख दो और चिन्ह धन और ऋण 2 ही चिन्ह का पहले उपयोग करते हैं, यह जो है पहचानने के लिए। और उसके बाद गणना करते हैं तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक पूरी प्रक्रिया करते हैं जरूरत के हिसाब से। तो जैसे हमने लिखा ऐसे कामा दे दिया, यहाँ लिखा 3a², यहाँ लिखा -7 a पावर 4, यहाँ लिखा +8 a पावर 9। अब इसको कामा लगा दे, ये सब अलग अलग पद हैं, अंग्रेजी में इसे हम टर्म कहते हैं, TERM। तो पहले हम इसको पहचानना सीखते हैं। तो पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसकी 3 चीजों को देखते हैं। पहले चिन्ह, सबसे पहले चिन्ह, इसको अंग्रेजी में साइन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं गुणांक, इसको अंग्रेजी में कोफिशिएंट कहते हैं, COFFICIENT, कोफिशिएंट। उसके बाद हम देखते हैं घातांक। ये 3 चीजों पर विचार करके हम चलते हैं, इसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। और यही 3 चीज पहले हम पहचान लेते हैं, तब हमारे लिए यह बीजगणित सरल हो जाती है और इसकी संक्रियाओं को हम अंजाम देते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं और शुद्ध रहता है। तो अब ये कहाँ रहते हैं ये तीनों चीजें, इन्हीं व्यंजकों में। तो सबसे पहले हम चिन्ह देखते हैं। तो चिन्ह कहाँ रहता है, किसी पद के बाईं ओर। जिस प्रकार से आप रोड पर चलते हो तो बाईं तरफ के रास्ते पर आपका अधिकार है और चलते चले जाते हो, और उसके बाद जब मान लो वहां गंतव्य तक जाके लौटते हो
जिस पटरी से आप गए थे उस पटरी से नहीं लौटते हो, फिर आपकी तरफ जो बाई पटरी है उसको पकड़ के लौटते हो, तब आप अपने को सही मानते हो। तो उसी ढंग से पद के बाईं ओर जो चिन्ह लिखा है उसी पर इस पद का अधिकार होता है। और बाईं तरफ यदि प्लस लिखा है तो इसका चिन्ह प्लस होता है, यदि बाईं तरफ माइनस लिखा है तो इसका चिन्ह माइनस होता है, यदि बाईं तरफ कुछ भी नहीं लिखा है तब उसको हम प्लस मान लेते हैं। ध्यान दिए, यदि प्लस लिखा है तो प्लस मानते हैं, यदि माइनस लिखा है तो उसको हम माइनस मानते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम प्लस मानते हैं। तो इस प्रकार से हम पहली चीज का अध्ययन किया। उसके बाद गुणांक, कोफिशिएंट, इसका अध्ययन करते हैं। तो गुणांक भी पद के बाईं ओर रहता है। तो पद के बाईं ओर जो गिनती लिखी रहती है वही उस पद का गुणांक होती है। जैसे यहाँ बाईं तरफ 8 लिखा है, 8, तो इसका गुणांक 8 है, इसका गुणांक 7 है, इसका गुणांक 3 है, लेकिन इसके बाईं तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका गुणांक 1 होता है। जब कुछ भी बाईं तरफ न लिखा रहे गुणांक के रूप में तो उसका गुणांक 1 होता है। ध्यान दिए, अगर चिन्ह के लिए फिर रिपीट करता हूं, बाईं तरफ चिन्ह प्लस है तो प्लस मानते हैं, माइनस है तो माइनस मानते हैं, और कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस मानते हैं। अब उसके बाद गुणांक देखते हैं। गुणांक भी पद के बाईं ओर होता है। यदि बाईं ओर कोई गिनती लिखी है तो वही उस पद का गुणांक होती है। जैसे इसके बाईं तरफ 8 लिखा है तो गुणांक 8 है, बाईं तरफ 7 लिखा है तो गुणांक 7 है, बाईं तरफ 3 लिखा है तो गुणांक 3 है, बाईं तरफ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है गिनती तो गुणांक 1 है। अब उसके बाद हम घातांक देखते हैं। घातांक कहाँ रहता है? किसी पद के दाहिनी ओर ऊपर, ठीक ऊपर नहीं, थोड़ा बगल से दाहिनी ओर ऊपर। जैसे यहाँ दाहिनी ओर 9 लिखा है तो इसका पावर 9 है, यहाँ पर 4 लिखा है तो इसका पावर 4 है, यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका पावर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दाहिनी तरफ ऊपर लिखा है तो इसका पावर 1 है। तो ये जान लो कि जब कुछ न लिखा है तब के लिए फिर रिपीट कर लो। अगर बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो उसका पावर, उसका चिन्ह प्लस है। यदि बाईं तरफ कोई गुणांक नहीं लिखा है तो उसका गुणांक 1 है। यदि दाहिनी तरफ ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो उसका पावर 1 है। इसको देखते हैं। अब उसके बाद हम जोड़ और घटाव भी 1 मिनट के अंदर आपको बता देते हैं। अब हम जोड़ तथा घटाव का नियम लिखते हैं। जोड़ तथा घटाव का नियम। पहला नंबर, जोड़ते या घटाते समय, जोड़ते या घटाते समय पदों के गुणांक आपस में जुट या घट जाते हैं। दूसरा नंबर, घातांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नंबर, लेकिन कब? जब पद सजाती होते हैं
तथा घात समान होते हैं। चौथा नंबर, यदि नहीं माने यह दोनों बातें, यदि ऐसी बात नहीं है, जब पद सजाती हैं तथा घात समान है, तब तो ऊपर के दोनों नियम लागू होते हैं। यदि ये दोनों बातों में किसी भी एक बात की कमी है, इसीलिए लिखा यदि नहीं, तो उनके बीच में चिन्ह लिखकर ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों। कहने का मतलब है, यदि दो पदों के बीच में ये दो बातें नहीं हैं, माने सजाती भी नहीं है या सजाती है तो घात समान नहीं है, दोनों बातों में किसी भी एक बात की कमी हो जाती है, तो जोड़ना है उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं, और यदि घटाना है उसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा के छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया करते हैं। हम लोग 9वीं कक्षा में बहुपदों के शून्यक तथा बहुपदों के गुणनखंडों का अध्ययन किया है। अब हम 10वीं कक्षा में बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों का गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपदों का बनना और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का अध्ययन, इन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 1, बहुपदों के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। तो इसके अर्थ को समझने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले हम एक दो परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो वे परिभाषाएं हैं, पहली चर राशि। तो चर क्या है? जो अक्षर होते हैं उनका मान हमेशा बदलता रहता है। कहने का अर्थ चलायमान होता है। विभिन्न परिस्थितियों में उन अक्षरों का मान अलग अलग आता है, तो उसी को चर कहते हैं। तो यह चर राशियां क्या हैं? ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर द्वारा इसे हम व्यक्त करते हैं। तो जो ए से लेकर जेड तक अक्षर लिखे होते हैं उन्हें चर राशि, वेरिएबल्स, माने इसका मान बदलता है गणना के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। दूसरा है अचर राशि, कांस्टेंट। अचर माने जो न चले, जिसका जो वैल्यू है वही रहे सदैव के लिए, उसको अचर कहते हैं। यह 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, ये ही अचर कहलाती हैं। और कहने का मतलब यह चर में आते हैं ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर, और इसमें आता है 0 से लेकर 9 तक कोई गिनती। और बीजी व्यंजक क्या है? बीजी व्यंजक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, यह क्या है? ये दोनों साथ में जब हो जाते हैं, माने जैसे 2a, तो यह अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन हुआ। 5a स्क्वायर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, 7m पावर 3 अलजेब्रिकल, माने दोनों गिनती और साथ साथ हो जाते हैं, उन्हीं को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चलते हैं अब अपने मूल तथ्य को। अब उसी क्रम में ऐसे बीजीय व्यंजक
जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात धनात्मक, ऋणोत्तर का अर्थ ऋण धन इतर माने ऋण के अलावा हो अर्थात धनात्मक, या शून्य के रूप में हो अर्थात जैसे फलन है पी एक्स माने व्यंजक जो यक्स के पदों में हो, तो a0 a1x a2x² a3x³ a4x⁴ आयसोमान an x⁴n यह एक बहुपद है। तो उस बहुपद को हम माने कितना भी लंबा करके लिख देते हैं, तो p करके कोष्टक में जो लिखा जाता है, जैसे पहला नंबर पी एक्स, कहने का मतलब है यहाँ पर जो बहुपद हम व्यक्त करने जा रहे हैं वह x के पदों में है। जैसे हम 4x², यहाँ पर ही कोष्टक में x लिखा है, इसका मतलब बराबर के दाहिनी ओर केवल x के पदों में लिखेंगे हम, तो पी एक्स बराबर 4x³ - 7x + 11। यह चिन्ह और गिनतियां तुम कुछ भी लिख सकते हो, यह पूर्णांकों का बहुपद है। मतलब इनके जो गुणांक हैं ये पूर्णांक हैं। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, इसलिए यह पी एक्स यहाँ पर पूर्णांकों का बहुपद है। अब मान लो इस अक्षर के बदले में हम यस के बदले वाई ले लेते हैं, पी वाई अगला एग्जाम्पल में, तो यह 9y² - √3y - √3, तो यहाँ पर पी वाई लिखा, इसका मतलब अब जो हम बराबर के दाहिनी ओर जो हम अपना व्यंजक लिखेंगे, यह वाई चर वाई के पदों में लिखेंगे, तो लिखा 9y² - √3y - √3, यह वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। जैसा कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं यह हम चैप्टर 1 में बता चुके हैं। अब अगला मान लो यह जेड के पदों में हमको लिखना है, तो पी जेड लिखा, पी जेड, यहाँ कोष्टक में जेड से ही समझ जाओ कि अब हमारा दाहिने तरफ जो बहुपद लिखेंगे वह चर जेड के पदों में रहेगा। तो यहाँ 954 z⁻3 - 7/3 z⁻2 + 3z - 9। अब यहाँ पर पी बाई के क्यू के रूप में गुणांक है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने बीजीय बहुपदों को संग्रह करते हैं, और वह जो है व्यंजक जो है इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये दाहिने तरफ लिखे हुए जो संग्रह है इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर पी के बाद कोष्टक में यक्स लिखा है तो यक्स बीजीय व्यंजक के रूप में बहुपद है। अगर पी के बगल में वाई लिखा है तो वाई के पदों में बहुपद है। अगर पी के बगल में जेड लिखा है तो यह जेड के पदों में बहुपद है। यदि गुणांक पूर्णांक संख्याएं हैं तो पूर्णांकों का बहुपद कहा गया। यह वास्तविक संख्याएं हैं तो यह बहुपद वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहा गया। यहाँ पर गुणांक परिमेय संख्याएं हैं तो यह परिमेय संख्याओं का बहुपद कहा गया। इस प्रकार से इसके अध्ययन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी बहुपद की घात के लिए यहाँ परिभाषित करते हैं, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले बहुपद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको हम पहले बढ़ते हुए क्रम में या उसके घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद में किसी भी पद का जो सबसे बड़ी घात होता है वही पूरे बहुपद का सामूहिक रूप से घात कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर केवल 3 ही लिखा हुआ है, उस 3 को 3 बराबर लिखा हमने 3 × 1, तो इस 3 के बदले तो मैंने 3 लिख दिया, लेकिन जो 1 है इसके बदले में हमको बहुपद के रूप में दिखाने के लिए 1 के बदले x पावर 0, क्योंकि जब इसका पावर 0 होगा
तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। 3 गुणते 1 बराबर 3, जिससे मान में परिवर्तन न होने पाए। तो यह हुआ 3 यक्स घाते 0, अतः बहुपद की घात 0 है। अब दूसरा उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे लिखा 5x² प्लस 1/2x। तो यहाँ पर बड़ी घात वाले पद 5x², यह बड़ी घात वाला पद है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, लेकिन x के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है इसका पावर 1 है। 1 की तुलना में 2 तो बड़ा ही है, इसलिए जो बड़ा पद 5x² का घात है पद है, इसमें घात 2 लिखा है। 5x² की घात 2 है, अतः यह बहुपद की घात 2 है। इस रूप में मान लो, जैसे एक अन्य एग्जाम्पल लेकर हम देख सकते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिया, जैसे x पावर 8 माइनस 7x पावर 5 प्लस 4x पावर 2 माइनस 9x प्लस 11, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ऐसे में तो लिख दिया, लिखने के बाद देखते हैं इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है और सबसे बड़ा पावर 8 है। तो पूरा जो कंप्लीट मिलाकर एक बहुपद कहलाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 8। बहुपद की घात बराबर 8, माने जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम इंगित करते हैं, और उससे नीचे जितनी घात होते हैं सबको हम नगण्य छोड़ देते हैं। तो एक ही घात लिखी जाती है। जैसे यहाँ एक ही पद था, तब पर भी यहाँ हम 3 गुणते 1 लिख करके 3x पावर 0 लिखा। यहाँ लिखा बहुपद की घात 0। यहाँ पर 2 ही पद हैं, 2 में तुलना किया तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो लिखा बहुपद की घात 2 है। और यहाँ पर मान लो कई ढेर सारे पद हैं, इसमें पदों में सबकी घातों का हम अवलोकन करते हैं, और जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को लिखा बहुपद की घात 8। तो हमको बहुपद की संख्या पर डिपेंड नहीं है, बल्कि हम डिपेंड करते हैं उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है, वही बहुपद की घात कही जाती है। अब हम बहुपद के प्रकार पर चलते हैं। तो बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो इसका मतलब हुआ कि वह बहुपद जिसकी घात अधिक से अधिक केवल 1 हो। जैसे हमने लिखा 2x प्लस 5, तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि एक घाती बहुपद है, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता। तो यह है लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका मानक रूप होता है ax प्लस b, ये मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। और दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसमें बहुपद की घात अधिक से अधिक सिर्फ 2 हो सकती है। तो इसको जैसे लिखा ax² प्लस bx प्लस c, यह इसका मानक रूप होता है। जैसे कुछ भी इधर से लिख दो, जैसे इक्वेशन लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 9, ऐसा इक्वेशन है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ इस हिसाब से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा मानक रूप ax प्लस b, वैसे इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें बहुपद की घात अधिकतम 3 हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा 3x पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 9 लिख दिया।
तो इसका जब मानक रूप देने के लिए हम लिखते हैं ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx + d, यह इसका मानक रूप होता है। इस क्रम से हम इसको बैठाते हैं। और चौथा होता है चतुर्थ घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे इस बहुपद की घात अधिकतम 4 हो सकती है। जैसे हम लिखा 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 5x² प्लस या 9x प्लस 6। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात बहुपद की 4 है। इसको हम ऐसे लिखें मानक रूप में ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, यह इसका मानक रूप होता है। इस प्रकार से जो रैखिक बहुपद है उसका मानक रूप है ax + b, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका हुआ मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ उसका मानक रूप हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और जो चतुर्घात बहुपद है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसमें मैक्सिमम घात 4 होती है। इसको हम लिख सकते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। कहने का मतलब मैक्सिमम 4 हो, ये जरूर है कि इतने सारे पद भी लिखे जाएं, इसमें से कोई पद एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम घात चतुर्घाती में 4 होना चाहिए, मैक्सिमम घात त्रिघाती में 3 होना चाहिए, मैक्सिमम घात द्विघाती में 2 जरूर होना चाहिए, और जो रैखिक बहुपद है उसमें मैक्सिमम घात 1 से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकारों का अध्ययन करते हैं। अब हम अगले क्रम पर चलते हैं। अब इतनी सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हम 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड, जहाँ से हमारा पाठ्यक्रम शुरू होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनियल। तो यदि व्यंजक f(x) कोई व्यंजक है जो x में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद f(x) का शून्यक कहलाती है। कहने का मतलब ये ध्यान देना है आप लोगों को कि यदि किसी भी व्यंजक का यदि हमको शून्यक ज्ञात करना है तो उतने बराबर शून्य लिख दो। तो यहाँ f(x) था, x के पदों में बहुपद था, यहाँ f0 लिख दिया। जो दाहिने तरफ का व्यंजक का था उसको बराबर 0 लिख दिया। फिर स्टेप डाउन करना शुरू करो। 3x लिखा प्लस 5 को उधर ले गया, साइन चेंज हो गया। फिर यहाँ x बराबर ये जो गुणांक है जाके नीचे बैठ गया। तो कहने का भाव है कि इसका शून्यक, ये जो f(x) था आपका बहुपद दिया हुआ था, उसका शून्यक -5/3 है। यह 2 बातें हमेशा ध्यान रखो। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। दूसरी बात ध्यान रखो, प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, लेकिन कुछ द्विघात समीकरण ऐसे भी होते हैं जिनका शून्यक होता ही नहीं। जैसे सपोज के लिए x² प्लस x प्लस 1, उदाहरण के तौर पर इसका भी शून्यक नहीं निकाला जा सकता। अब जैसे एक अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर px, यहाँ लिखा x² प्लस x प्लस 3a, इसका एक शून्यक 3 है, तो a का मान ज्ञात करो। अगर ऐसी सवालें आती हैं तो यहाँ लिखो p3, यहाँ लिखोगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a,
अब शून्यक ज्ञात करना है, अन्य ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये बोला कि 3 शून्यक है, इसका वैल्यू हो गया 0, क्योंकि 3 को बोला कि 1 शून्यक 3 ऐसा बोल दिया। तो इस प्रकार से ए का मान ज्ञात करना हुआ। तो हम जहां जहां x था वहां पर एक 3 वैल्यू रख दिया और बराबर करके 0 लिख दिया। यहाँ पर देखा ये हुआ 9 + 3 + 3a बराबर 0। यहाँ पर हुआ 9 × 3 = 12 + 3a बराबर 0। फिर यहाँ पर 3 का चिन्ह 3a बराबर, ये +12 उधर गया -12 हुआ, और फिर a बराबर -12/3, तो a बराबर हो गया -4। माने ऐसी स्थिति में यदि किसी संख्या को दे दिया कि यह शून्यक है, वो कह दिया, तो तुम भी मान लो कि वही शून्यक है। तो यहाँ पर बोल दिया कि इसका एक शून्यक 3 है, तो जहां जहां x लिखा था यहाँ पर हम 3 लिखते गए, और जो एक्सप्रेशन था उतना बराबर 0 लिख दिया। इस प्रकार से कैलकुलेट कर दिया, 3 का स्क्वायर + 3 और +3 ये जो का त्यों बराबर 0, 3 × 3 = 9, यहाँ +3 3a, और उसके बाद 9 × 3 = 12, फिर पक्षांतर कर लिया, +12 उधर गया -12, -12 लिख -12, और उसके बाद में a बराबर हुआ -12/3 -3। माने इस प्रकार से शून्य ज्ञात करना है तो हम बराबर 0 करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर उसका कुछ बोल दिया ये शून्यक, इसका ये शून्यक है, ऐसी कंडीशन दे दिया, तो उसका बाद जिसकी वैल्यू ज्ञात करना होता है उस ढंग से हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसी ढंग से ये सवालें लगती हैं।